दूसरा हमारे पास सेल में चेंजेस आते हैं। तो सेल में चेंजेस में हमने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में ये बात की थी कि मार्जिनेशन होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल सेंटर से वो लोकलाइज आउटर मार्जिन तक चले जाते हैं और वो जो है ब्लड फ्लो के जो है वो आउटर मार्जिन पे चले जाते हैं वास्कुलर एंडोथेलियम के साथ। फिर हमने बात की कि एडहेजन, तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल वो एंडोथेलियल वाल के साथ साइड पे अटैच हो जाते हैं और फिर जो है एडहेजन मालिक्यूल्स दोनों के साथ होते हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल्स के साथ भी एडहेजन मालिक्यूल है और एंडोथेलियल वाल के साथ भी, तो ये साइडों पे एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तीसरा स्टेप इमिग्रेशन होता है। ये एंडोथेलियल वाल ऑफ द ब्लड वेसल से बाहर निकल के किस वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं, किसकी मदद से, इंट्रासेल्युलर जंक्शन की मदद से। यही इन्फ्लेमेटरी सेल सर्कुलेटरी सिस्टम से इंटरस्टिशियल स्पेस में चले जाते हैं। फिर जो है हमारे पास कीमोटॉक्सिस हैं। इन्फ्लेमेटरी सेल जो हैं वो साइट ऑफ इंजरी में चले जाते हैं, वहां पे जो केमिकल सब्सटेंस मौजूद है। अच्छा, फिर हमने पेगोसाइटोसिस के बारे में बात की कि ये वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे इंजरियस एजेंट को एनगल्फ करते हैं या उसकी डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फ्लेमेट बाय द इन्फ्लेमेटरी सेल्स। क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स के बारे में हमने बात की थी कि रेडनेस है, पेन है, हीट है, स्वेलिंग है। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द इन्फ्लेमेशन। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में हमने बात की है, हम बात करेंगे कि द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस कैन बी ईदर एक्यूट और क्रॉनिक। अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या क्रॉनिक है या एक्यूट है, but the local reaction are described as the cardinal sign and symptoms of the inflammation, जो कि हमारे पास हीट, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन वो लाजमी प्रोड्यूस होगा। अगर दिस इज एक्यूट और क्रॉनिक, लेकिन ये जो लोकल रिएक्शन है उसमें डिफरेंट और कार्डिनल साइन और सिम्टम्स मौजूद होंगे। उस जिधर इन्फ्लेमेशन है वहां पे हीट, साथ में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ फंक्शन वो मौजूद होगा। अच्छा, नाउ आउटकम्स ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन when the cell or the tissue come back its normal structure and function after the acute inflammation is called resolution। मेरे ख्याल में ये बात भी हमने की थी कि इन्फ्लेमेशन के बाद जो भी टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन नॉर्मल हो जाए इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। एंड विद द कॉजेटिव एजेंट इज रिमूव। अगर कॉजेटिव एजेंट को हम रिमूव करें तो क्या होगा, द केमिकल मीडिएटर एंड द वास्कुलर परमेबिलिटी कम नॉर्मल। जो केमिकल मीडिएटर है और वास्कुलर परमेबिलिटी है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल की वजह से वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हुआ था, तो अब ये नॉर्मल हो जाता है। स्टॉपेज ऑफ द ल्यूकोसाइट इमिग्रेशन एंड क्लियरिंग एडेमा फ्लूइड। और हमारे पास ल्यूकोसाइट की इमिग्रेशन भी स्टॉप होगा। यही ल्यूकोसाइट वो ब्लड से साइट ऑफ इंजरी फ्री में चले जाते हैं और एडेमा भी क्लियर होगा। सपुरेशन भी हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शन के बाद जो पस और एप्सिस फॉर्मेशन होते हैं बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से, तो ये भी इसमें होता है। रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स मीन द एक्सेसिव एक्सोडॉट रीजनरेशन ऑफ द सेल, रिमूव एक्सेसिव नेक्रोटिक टिश्यू। और हमने रिपेयर और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात की थी कि इसमें एक्सेसिव एक्सोडेट एंड द रीजनरेशन ऑफ द सेल, रिमूवल ऑफ एक्सेसिव नेक्रोटिक टिश्यू। इसमें हमारे पास अगर ज्यादा एक्सोडेट मौजूद है या रीजनरेशन ऑफ सेल है या रिमूवल ऑफ द एक्सेसिव नेक्रोटिक टिश्यू है, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं इसमें हो जाते हैं। फाइब्रोसिस के बारे में हमने बात की थी कि थिकनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच डू नॉट रीजनरेट। इसमें कनेक्टिव टिश्यू की थिकनिंग होती है जो कि रीजनरेट नहीं होता। कवर द गैप्स बिटवीन द लास्ट टिश्यू एंड एजेस। ये जो है
जो टिश्यू लॉस हुए हैं या उसमें उसके साइडों पे जो है वो क्या करते हैं, गैप बनाते हैं, एंड प्रोग्रेशन टू अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इफ द causative agent are persist and acute inflammation prolong, this lead to the chronic inflammation। अगर हमारे पास causative agent persistent है, बार बार वही causative agent एक्टिवेट होता है और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, या अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन प्रोलॉन्ग रहा तब भी chronic इन्फ्लेमेशन काज हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सेल, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल। इन्फ्लेमेटरी सेल में द फर्स्ट वन इज द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल इज द मोस्ट कॉमन सेल इन द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। न्यूट्रोफिल हमारे पास मोस्ट कॉमन सेल है एक्यूट इन्फ्लेमेशन का ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स। इन्फ्लेमेशन के फर्स्ट 24 आवर में क्या चीज मौजूद है, न्यूट्रोफिल्स जो है वो कॉमन सेल्स हैं। अच्छा, लिम्फोसाइट्स क्या है, द मोस्ट कॉमन सेल इन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स जो है वो मोस्ट कॉमन है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी। इजिनोफिल क्या है, द मोस्ट कॉमन सेल इन द एलर्जिक रिएक्शन। अगर इजिनोफिल किसी का जो है वो सीपी आता है या सीबीसी आता है, आप देखते हैं कि न्यूट्रोफिल्स मौजूद है, तो समझो ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, तो ये जो इन्फ्लेमेशन है दिस इज एक्यूट, और एक्यूट मीन 24 आवर का है, देयरफॉर न्यूट्रोफिल इज गोइंग टू रेज। अगर लिम्फोसाइट्स इसमें रेज है तो समझो दिस इज द वायरल इन्फेक्शन। अगर इजिनोफिल्स वो रेज है तो समझो एलर्जिक रिएक्शन है या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है। एंड आल्सो अगर मोनोसाइट्स वो रेज है, द सेल्स आफ्टर 1 to 2 days न्यूट्रोफिल आर बाय द मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल जो है 1 to 2 days मोनोसाइट्स बन जाते हैं, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व है। मैक्रोपेजेस के बारे में अगर हम बात करें, न्यूट्रोफिल्स आर रिप्लेस्ड बाय मैक्रोपेजेस आफ्टर 1 to 2 days। इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। अगर मैक्रोपेजेस जिसमें न्यूट्रोफिल्स हैं आर रिप्लेस्ड बाय मैक्रोपेजेस, न्यूट्रोफिल जो है वो मैक्रोपेजेस के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं 1 to 2 days में। अच्छा, इट आल्सो इन्वॉल्व इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में भी इन्वॉल्व है। बेसोफिल्स है, सो इट इज द सेल्स दैट इन्वॉल्व इन द वायरल इन्फेक्शन। बेसोफिल्स जो है वो ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन में रेज होता है, एंड इट काउंट आर इंक्रीज एंड कॉल्ड बेसोफिलिया। अगर इसका काउंट जो है वो नंबर में ये इंक्रीज होते हैं, इसको हम बेसोफिलिया कह सकते हैं। एंड अकर इन स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स, ये किस चीज में वाक़ होते हैं, स्मॉल पॉक्स में एंड चिकन पॉक्स में। आप देखिए इजिनोफिल है, न्यूट्रोफिल से, न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस है इसमें, और लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल, मोनोसाइट एंड मैक्रोफेज। सीक्वेंस ऑफ सेलुलर इवेंट्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सेलुलर इवेंट्स का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, मतलब कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सबसे पहले माइग्रेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी टू द पेरिफेरी ऑफ द ब्लड फ्लो। मैंने आपको बताया था एनाटॉमी में हमने पढ़ा था कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है या सॉलिड ब्लड है, पार्टिकल्स ऑफ द ब्लड में वो सेंट्रल एक्सियल कॉलम में जो है वो होते हैं, लेकिन अगर साइट ऑफ इंजरी पे वो चले जाते हैं उस साइड पे जहां पे कोई इंजरी या इन्फेक्शन या और मसला हो, तो ये वहां पे चले जाते हैं। तो मार्जिनेशन ऑफ द डब्ल्यूबीसी, margination of the WBC to the periphery of the blood flow, adhesion of WBC to the endothelial cell of the vessel। और इसमें जो है WBC सबसे पहले पेरिफेरी ब्लड फ्लो में चला जाता है सेंट्रल से, और फिर जो है ये क्या हो जाते हैं, यही WBC एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल के साथ एडहेजन करते हैं, चिपक जाते हैं। एंड आल्सो इमिग्रेशन ऑफ द WBC टू द इंटरस्टिशियल स्पेस, और फिर जो है इमिग्रेशन कहाँ पे करते, इंटरस्टिशियल स्पेस के साथ।
chemotoxic of the WBC to the affected tissue by some chemical mediator such as antibody, IgM and complement C3b। अच्छा, तो ये हमारे पास कीमोटॉक्सिक WBC जो कि अफेक्टेड टिश्यू है, किसी केमिकल के साथ अटैच है, किसी एंटीबॉडीज IgM और कॉम्प्लीमेंट C3b3 के साथ अटैच है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, कीमोटॉक्सिक करते हैं। एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। फेगोसाइटोसिस जो है वो भी होते हैं, सेल का जो टॉक्सिन सब्सटेंस है उसकी इनगल्फिंग करना। इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेडिंग कर रहे हैं बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस के जरिए उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है, वो एनगल्फ हो जाते हैं। देन किलिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म थ्रू द ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म। एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ये जो ऑर्गेनिज्म की किलिंग है और इसके जो डेब्रिस है उसके या तो एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ये खत्म होते हैं या एनएरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए ये खत्म हो जाते हैं। काजेज ऑफ इन्फ्लेमेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फेक्शन, ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी, केमिकल इंजरी एंड इम्यूनोलॉजिकल इंजरी। इम्यूनोलॉजिकल इंजरी का भी इसमें अहम रोल है। अच्छा, केमिकल मीडिएटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो द केमिकल मीडिएटर्स आर the substances in vascular and leukocytic cellular events in acute inflammation। ये जो केमिकल मेडिएटर्स है ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, किस चीज का, इन वास्कुलर एंड ल्यूकोसाइटिक सेलुलर इवेंट्स। ल्यूकोसाइटिक सेलुलर इवेंट्स WBC का और वास्कुलर के दरमियान जो है, जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो लम्हात जो है वो होते हैं, इसके दरमियान जो भी केमिकल और सब्सटेंस आपस में जो है एक दूसरे के साथ लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वेजो एक्टिव है। वेजो एक्टिव अमाइन मीन हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। एंड प्लाज्मा प्रोटीएज एंजाइम है, काइनिन सिस्टम, ब्रेडिकाइनिन, कंप्लीमेंट सिस्टम, कागुलेशन, फाइब्रोनोलाइटिक सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक दूसरे के साथ मैकेनिज्म है। आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिटीज, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइनिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। अच्छा, प्रोडक्ट्स ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स के प्रोडक्ट वो हैं लिम्फोकाइन्स, लाइसोसोमल एंजाइम, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड मिसलेनियस में ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। मिसलेनियस में डिफरेंट में हमारे पास ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स है। तो दिस इज द केमिकल मीडिएटर। एक्सोडेट क्या है? It is an inflammatory extravascular fluid with high protein content concentration। ये क्या है? ये inflammatory extravascular fluid है जो कि which is the high protein content concentration। इसमें high protein का contents मौजूद है, high cellular debris इसमें मौजूद है, which leaks from the vessel into the interstitial due to increased vascular permeability। जब वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज होने के साथ साथ इंटरस्टिशियल स्पेस में ये ब्लड वेसल से लीक हो जाते हैं, जिसमें हमारे पास हाई प्रोटीन होते हैं और मच सेलुलर डिब्रेस इसमें मौजूद है। व्हाट इज ट्रांसोडेट? इट इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा विद लो प्रोटीन कंटेंट। ये भी ब्लड प्लाज्मा से फिल्ट्रेट है लेकिन इसमें प्रोटीन कंटेंट लो है, रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज वास्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक वास्कुलर प्रेशर इंक्रीज था। हियर बाय द परमेबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियम इज नॉर्मल, फॉर एग्जांपल रीनल फेलर एंड कार्डियक फेलर। रीनल फेलर और कार्डियक फेलर में हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज है लेकिन परमेबिलिटी ऑफ द एंडोथेलियम जो है वो नॉर्मल है। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर? द प्रेशर दैट पुल वाटर आउटसाइड द वेसल। वो प्रेशर जो कि वाटर को बाहर वेसल से बाहर लेके आए, दिस इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर? ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर द प्रेशर दैट होल्ड द फ्लूइड इनसाइड द वेसल। वो प्रेशर जो कि फ्लूइड को
वेसल के अंदर जो है वो रहने दे, इसको हम ऑस्मोटिक कोलाइडल प्रेशर कह सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इंशाल्लाह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन फिर जो है कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम आप लोगों का हो चुका है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे, और कल जब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की पूरी तफसील वो हम पढ़ेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।